अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ रहे हैं उर्दू, और इसमें आज का हमारा उन्वान है पंचायत। पंचायत में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर इसका 4 है और सफ़ा नंबर पढ़ेंगे 38 और 39। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स पंचायत के हवाले से हो चुके हैं। ये एक अफसाना है और अफसाने के ज़रा तवील अफसाना है। अफसाने की वैसे जो उसकी तवालत है वो बहुत मुख्तसर होती है, जितना मुख्तसर अफसाना हो उतना बेहतर है। लेकिन ये सफ़हात की बिना पर हम अगर इसे देखें तो प्रेमचंद का ये जो अफसाना है 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद भी एक पैराग्राफ है, सफ़हात पर मुश्तमिल है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है वो नावल निगार भी थे, मुंशी प्रेमचंद नावल निगार भी थे, और तवालत नावल निगार का वैसे ही खासा होता है। वो तवील पैराग्राफ और तवील बातें करना उसका हुनर होता है। एक वही बात हमें पंचायत अफसाने में भी नजर आई है। मुंशी प्रेमचंद बड़े अहम उर्दू के मुसन्नफ, इनके बारे में डिटेल हमारा लेक्चर हो चुका हुआ है पहले। अब हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 38 और 39। पहले अल्फाज मानी समझ लेते हैं, इसके बाद हम तशरीह की तरफ आएंगे। पंच, पंच से मुराद है मुंसिफ, इंसाफ करने वाला। कचहरी से मुराद है अदालत, जहां पर इंसाफ के लिए दरखास्त दी जाती है और मुकदमा चलता है। निगाह से मुराद है नजर। बेकस से मुराद है बेचारा, बेसहारा। जब्त से मुराद है कंट्रोल, भले आदमी, शरीफ आदमी। बगले झांकना, जान छुड़ाना। जो बन पड़ा, जो हो सका, माकूल, मुनासब। तहकमाना, हुक्म देने के अंदाज में। सलाह, मशवरा। रिजंगा, लड़ाई का मैदान, जंग का मैदान। खेवे, चक्कर। खेवे से मुराद है चक्कर सवारी के, यानी एक खेवा शहर का भरना और फिर वापस आना। जोत दिया, सवारी के लिए तैयार करना। दम लेना, सांस लेना। बुस, चारा जो जानवर खाते हैं। मनसूख, खत्म। काया पलट जाना, मंजर बदल जाना। जिरा, बहस। यका गाड़ी, एक बैल से चलने वाली गाड़ी, उसे कहते हैं यका गाड़ी। सफा नंबर 38, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि शेख जुम्मन और उसकी खाला, उनके दरमियान तनाज़ा है जिसका यहाँ फैसला होगा। तनाज़ा किस बात का है कि शेख जुम्मन अपनी खाला की जो जायदाद है वो अपने नाम लालच की बिना पर हिब्बानामा करवा लेता है। पहले खाला की बहुत खिदमत करता है, जब रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद वो और उसकी बीवी इंतहाई बुरा सलूक करते हैं, जिसकी बिना पर खाला पंचायत बुलाने का फैसला करती है। अब सफा नंबर 38 पे हम यही पढ़ेंगे कि खाला अब सबको पंचायत में आने के लिए कह आई है, दूर और नजदीक के गांव और अपने गांव में से भी। और खास तौर पर खाला ने जो जुम्मन का दोस्त है उसको कहकर आई है कि वो इंसाफ पसंद आदमी है, शहर आता जाता है, वो अदालती कामों को भी देखता है। अगर वो मेरी पंचायत में शामिल हो जाए तो शायद मुझे इंसाफ का कोई मौका मिल जाए। जी, हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे से 2 लाइनें पढ़ेंगे सफा नंबर 37 से। शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी, टाट बिछा हुआ था, हुक्का पानी का भी इंतजाम था। ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। वो खुद अलगू चौधरी के साथ बैठे हुक्का पी रहे थे। अब अलगू चौधरी को खाला जो है वो एक ईमान की बात कह आई है कि ईमान के डर से कोई भी गलत बयानी नहीं करता। ये बात अब उसके दिल में बैठ गई है। बेशक वो जुम्मन के साथ है, लेकिन खाला ने जो ताक कर निशाना लगाया है वो सही अपनी जगह पर दुरुस्त बैठ गया है। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातब करके कहा, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। उसे आप लोग जानते होंगे, भांजे से मुराद है उसको अपनी बहन के बेटे को। जुम्मन ने मुझे ताहीने हयात तमाम जिंदगी रोटी कपड़ा देने का वादा किया था, मेरी जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया था। साल 6 महीने तो मैंने उसके साथ किसी तरह रो धो कर काटे। उसकी जो गैर जिम्मेदारी और उसकी जो लापरवाही, मेरे साथ बुरा सलूक था, किसी तरह मैंने उसे बर्दाश्त किया।
मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब रात दिन मेरे साथ जो बुरा सलूक दोनों मियाँ बीवी करते हैं, अब वो सहा नहीं जाता, यानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती पेट भरने के लिए, और मेरी खिदमत बेशक ना करे। पेट भरने के लिए जो रोटी है वो भी जलालत के साथ मिलती थी, अब वो भी मिलना बंद हो गई है। बेकस बेवा हूँ, बेसहारा बेवा हूँ, मेरी औलाद नहीं है। जायदाद भी मैंने जुम्मन के नाम लिख दी है। अब मुझे पालने वाला, मेरी जिम्मेदारियां उठाने वाला कोई नहीं। थाना कचहरी कर नहीं सकती, क्योंकि थाना कचहरी से मुराद है शहर जाकर अदालत में, थाने में, थाना पुलिस स्टेशन को कहते हैं, कचहरी अदालत को कहते हैं। कहते हैं कि ये दोनों चीजें मैं इस वजह से नहीं कर सकती, इनके लिए पैसे चाहिए, आने जाने का किराया चाहिए, ये वकील को देने के लिए फीस चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। स्वयं तुम लोगों के और किससे अपना दुख रोऊं? अब जो गांव के बले आदमी हैं उनसे तो अपना दुख मैं बयान कर सकती हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो, राह से मुराद है कोई सलूशन निकाल दो, हल निकाल दो मेरे इस मसले का, तो उस राह पर चलो। फिर जो राह आप निकालेंगे, जो हल आप बताएंगे, मैं भी उसको मान लूंगी। अगर मेरी बुराई देखो, अगर मैंने कुछ बुरा किया है अपने भांजे और उसकी बीवी के साथ, अगर मेरी बुराई, मेरी कोई बदी देखो, मेरा कोई बुरा अमल देखो इनके साथ, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारने से मुराद क्या? मेरी इंसल्ट करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, इस वजह से तुम्हारी और जुम्मन की आपस में अच्छी नहीं बनती। जुम्मन की बुराई देखो तो उससे समझाओ, मुझे भी समझाओ, और अगर मेरे भांजे में जो मसाइल हैं जिनको मैं बयान कर रही हूँ, खाला कहते हैं जिनको मैं कह रही हूँ कि ये मुझे पेट की रोटियां भी नहीं देता, यानी जो जरूरी खाना है वो भी मुझे नहीं दिया जाता, मेरे साथ इंतहाई बदसलूकी होती है, तो आप उसकी बात भी सुने या मेरी बात भी सुने, जिसमें बुराई समझते हैं उसको फिर समझाएं। क्यों एक बेकस की आह लेता है? आह से मुराद है बददुआ। मैं एक बेसहारा औरत हूँ, क्यों ये मेरी बददुआएं लेता है? रामधन मिसर बोले। रामधन मिसर अब कौन है? वो पंच हैं, वो जो पंचायत बैठी है, फैसला करने वाले जो लोग बैठे हैं, उनमें एक शख्स का नाम रामधन मिसर है, जिसकी पूरे गांव में ये बहुत अच्छी उसकी वो है, शोहरत है, और वो इज्जतदार आदमी है। रामधन मिसर बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बिदते हो? पंच बिदते से मुराद ये है कि तुम किसको अपना पंच समझते हो, किसको अपना इंसाफ करने वाला समझते हो, जो तुम्हारी तरफ से बोले, जो तुम्हारे हक में फैसला करवाने में जिरा या बहस करे। अभी से तय कर लो, तय कर लो, अभी से फिक्स कर लो, अभी से मान लो, ताकि उसकी बात को में हम वजन हो और उसकी बात मानी जाए। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। उड़ती हुई से मुराद सरसरी निगाह डाली। वो बड़े तकब्बुर में बैठा हुआ है, तो हकमाना अंदाज में बोलता है कि मैं, उसको पता है कि मैं तो ये पंचायत पहले ही जीत चुका हूँ, हर एक ने मेरे ही हक में फैसला करना है, पंचायत के जितने इंतजाम हैं वो भी मैंने किए हैं, यहाँ पर बैठे ज्यादातर अफराद तो मेरे ही वो हैं, कर्ज खा हैं, कर्ज देने वाले हैं, मकरूज हैं मेरे, तो इस वजह से वो बड़े ही उड़ती हुई निगाह, सरसरी निगाह से देखता है, दलेराना अंदाज से कहता है। दलेराना से मुराद है बहादुर होकर, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं कि ये मुकदमा में हार जाऊंगा, इस पंचायत में मेरे खिलाफ फैसला होगा, उसे कोई शक नहीं। खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं, मुझे बहाना नहीं। खाला जिसको पंच बनाएगी मैं उसे मान लूंगा, मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता? खाला अब उसकी तरफ, उसके जो तरफ गेंद फेंकना चाह रही है उसके कोर्ट में। खाला कहती है कि तू पंच के नाम बताए। वो खाला को कहते हैं और खाला उसको कहती है। खाला ने जुम्मन के एतराज को ताड़ लिया। ताड़ लिया से मुराद है समझ लिया कि जुम्मन को क्या एतराज हो सकता है। बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। अब वो बार बार ईमान की बात कर रही है और निशाना कहाँ लगा रही है? जो ईमानदार शख्स वहां पर जुम्मन के साथ बैठा हुआ है, यानी उसका जिगरी दोस्त अलगू, वो एक ईमानदार शख्स है। इसलिए खाला बार बार कहती है कि मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने बड़े आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं? सब तेरे दुश्मन नहीं, कुछ तेरे दोस्त भी हैं और कुछ ईमानदार लोग भी हैं। और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानेगा से मुराद है कि अलगू चौधरी अगर बात करेगा तो उसकी बात में वजन होगा, उसकी बात तुम समझोगे, वो तुम्हारा गहरा दोस्त है।
जुम्मन फरते मुसरत, फरते मुसरत है खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। फर्त से मुराद है वो खुशी जिसका हिसाब ही ना हो। जुम्मन फरते मुसरत से बाग बाग हो गए, बहुत खुश हो गए। कह लगाने तक की जो खुशी है वो जुम्मन को खुशी महसूस हुई, मगर जब्त करके कंट्रोल करके बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामदन मिसर वैसे अलगू, कोई मेरा यहाँ पर कोई मेरा दुश्मन नहीं है। वो बहुत खुश है कि मेरे दोस्त को ही पंच बना दिया। अब मेरा दोस्त मेरे खिलाफ कभी भी फैसला नहीं करेगा। जो भी मेरे पास बैठकर हुक्का पी रहा है मेरे से, हम दोनों आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये कैसे वहां पर जाके ये मंजर को तब्दील करेगा, कैसे मेरे खिलाफ वहां पर बोल उठेगा। अलगू बगले झांकने लगे। अब अलगू जान छुड़ाने लगा। अलगू को पता है कि मेरा दोस्त उनके अपनी खाला के साथ इंतहाई बदसलूकी करता है। मैं पंच बन गया, मैं मुनसफ बन गया, मैं वहां पर गया तो मैं वहां पर झूठ नहीं बोल सकता, मैंने हमेशा जिंदगी में सच बोला है। इसलिए वो बगले झांकने लगा, वो अपनी जान छुड़ाने लगा। इस जमेले में, जमेले से मुराद है मसला, मुसीबत। इस जमेले में नहीं फंसना चाहते थे, वो इस मुसीबत में नहीं आना चाहते थे। उन्होंने पहले भी खाला जब उनको कहने गई है अलगू को, तब भी उन्होंने इनकार किया कि खाला तुम्हें पता है मैं अपने दोस्त के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इस जमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मोतरजाना अंदाज से कहा, एतराज करते हुए कहा, बूढ़ी माँ तुम जानती हो मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। अब वो बूढ़ी खाला ने उसका नाम लिया है, तो वह बूढ़ी खाला से क्या कह रहा है कि आपको पता है मेरी और जुम्मन की गहरी दोस्ती है, मैं उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। अगर मुझे घसीटोगी इस मामले में तो फिर हमारी दोस्ती खराब होगी। मैंने तो झूठ नहीं बोलना, मैंने बेइंसाफी वाली बात नहीं करनी, और सारा मामला मेरे दोस्त के खिलाफ जाएगा और मेरी और उसकी दोस्ती खराब हो जाएगी। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई ये अपना ईमान नहीं बेचता। खाला बार बार ईमान की बात कर रही है, जो पंचायत का असल यहाँ पर मरकजी ख्याल है। मुंशी प्रेमचंद ने जो बताया है कि जिस शख्स का ईमान कायम है वो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेगा। तो खाला कहती, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, जो इंसाफ करने बैठता है वो अल्लाह के कायदों के मुताबिक इंसाफ करता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है, यानी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ही पंच फैसला करते हैं। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं हमारी। अब वो और उसने अपने आप को पंच समझ लिया है। पंच वो चूंकि पहले ही नॉमिनेट हो चुका है, अब वो आके खड़ा हुआ है और वो तकरीर और बहस उसने उस मुकदमे के मुताबिक शुरू कर दी है। शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब जरूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की और हमसे जो बन पड़ा, जो बन पड़ा से मुराद है जो हो सका मैंने तुम्हारी मदद की है। हमसे जो बन पड़ा यानी जो मुझसे हो सका मैंने भी तुम्हारी मदद की, तुम्हारी खिदमत करते आए हैं। मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त। अब यहाँ पर इंसाफ का मामला आ गया, यहाँ पर दोस्ती को बलाए ताक रख के हमने बात करनी है। ये इंसाफ और ईमान का मामला है। इंसाफ और ईमान में कभी भी झूठ नहीं बोला जाता, कभी भी गलत बयानी नहीं की जाती। खाला जान ने पंचों से अपना हाल कह सुनाया, मुंसिफों को उसने सारा बता दिया है। तुमको भी जो कहना हो कहो। अब तुम जो कहोगे, तुम्हारी तरफ से जो मौकफ है वो मैं सुनूंगा और उसके बाद फैसला हो जाएगा। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए। शान फजीलत तकब्बुर के अंदाज में, कि जैसे इंसान समझता हो कि मैं यहाँ पर बैठे सब इंसानों से कुछ किसी किस्म की फजीलत रखता हूँ, मैं यहाँ पे इनसे बाकियों से कुछ बरतरी रखता हूँ, ये शान फजीलत है। जुम्मन एक शान फजीलत से उठ खड़े हुए और बोलो, पंचो पंचो यानी इंसाफ करने वालों, मैं खाला जान को अपनी माँ की बजाय समझता हूँ, माँ की जगह समझता हूँ। ये मेरी माँ की तरह ही है और इनकी खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। कसर से मुराद है कभी मैंने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, औरतों में जरा अनबन रहती है, मेरी बीवी में और इनमें जरा अनबन यानी मसले रहते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है और मैं बल्कि उसमें सुलह जो होता हूँ मैं उसमें सुलह करवाता हूँ। इसमें मैं मजबूर हूँ। अब मैं इनकी सुलह करवा के थक गया हूँ और अब मैं मजबूर हूँ, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। औरतों की ये आदत ही है, मगर माहवार महीने के रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। मेरी अपनी कोई पक्की तनख्वाह नहीं है, मेरे माहाना मेरी आमदनी नहीं आती। फसल की फसल मेरे पास आमदनी आती है 6 माह बाद,
तो मैं इन्हें महीने के पैसे नहीं दे सकता। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं, यहाँ वो गलत बयानी कर रहा है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंजों का हुक्म सर और माथे पर, सर और माथे, यानी मैं उसे पूरी इज्जत के साथ कबूल करूंगा जो आप हुक्म देंगे। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। अब अलगू अदालत आते जाते थे, उन्हें कानून की, इंसाफ की समझ थी। वो कानूनी आदमी थे, कानूनी यानी कानून को समझते थे, अदालतों के फैसलों को वो जानते थे, बहस करना वो जानते थे। जुम्मन से जिरा करने लगे। अब जुम्मन से वो बहस करने लगे एक वकील की तरह। मुकदमा चुनके उन्हें इंसाफ के तौर पर, मुंसिफ के तौर पर चुना है। वो दोनों से उन्होंने दोनों तरफ का मौकफ सुन के अब जिरा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एक एक सवाल जुम्मन, अब जितने वो सवाल जुम्मन से पूछ रहे हैं वो भूल गए हैं कि मैं इसका दोस्त हूँ या नहीं। वो एक मुंसिफ बन गए हैं, इंसाफ करने वाले। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की जर्ब की तरह लगता। अब वो जो बातें पूछे वो सच्ची बातें हैं और उनमें जुम्मन झूठा है। इस वजह से अलगू के जो सवाल हैं वो उसके दिल पर हथौड़े की तरह, यानी बड़े ही तकलीफ दे रहे हैं उसके सवाल। जुम्मन हैरत में थे, अलगू को क्या हो गया है और हुआ क्या था। वो इंसाफ के मुताबिक बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था, हम दोनों कैसे अपने दिल की बातें कर रहे थे। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। जड़ खोदने यानी मुझे ही नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई इसने, तो बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई, यानी मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। बेशक मैं झूठा हूँ, मगर मेरे दोस्त ने ही मुझसे ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि मैं मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। जिरा खत्म हुई, यानी बहस खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। लहजा निहायत संगीन और थकमाना था, जो एक मुंसफ का होता है। वो भूल गया था यहाँ मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई अपना है। उसने संगीन से मुराद है इंतहाई संजीदा अंदाज में, ये हुक्म देने वाले अंदाज में उसने कहा, शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया। ज्यादती सरासर तुम्हारी है, तुम ही खाला की सारी जमीन भी ले ली है और अब खाला से बेइंसाफी कर रहे हो, इसलिए ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल यानी मुनासिब नफा आता है, फायदा हो रहा है खेतों से। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो, उन्हें महीने के महीने पैसे दो, वो अपना खाने पीने का, अपने रहन सहन का खुद बंदोबस्त कर ले। इसके सिवाय और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिब्बानामा मंसूब हो जाएगा। अगर तुम ये नहीं कर सकते महीने के पैसे देने के, तो फिर जो तुम्हारे नाम जायदाद हिब्बानामा की गई है वो मंसूख हो जाएगी। वो जो मुआहदा है वो खत्म हो जाएगा। सारी जायदाद जो खाला ने तुम्हें दी है वो उन्हें वापस मिल जाएगी। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। सन्नाटे यानी खामोशी में आ गया कि ये क्या हो गया। मैं तो बड़े तकब्बुराना अंदाज से सोच रहा था कि सारे पंच मेरे हक में फैसला करेंगे, मगर यहाँ तो मंजर ही बदल गया। अहबाब से कहने लगा, अहबाब दोस्तों से और बाकी जो दोस्त थे उनसे कहने लगा, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। यानी ये मेरा दोस्त था, मैंने इस पर भरोसा किया, इसने मेरी गर्दन पर छुरी फेर दी, मुझे धोखा दे दिया है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। वो जो दोस्ती जो बचपन से कायम थी वो सिर्फ ईमान और इंसाफ की नजर हो गई। ईमान और इंसाफ की वजह से उसकी जो इमारत थी वो ढह गई, उसकी जड़ें उस दरख्त की हिल गई। तनावर दरख्त हक का एक झोंका भी ना सह सका। हक यहाँ पर सच है कि इतना तनावर दरख्त, इतना बड़ा दरख्त जो था दोस्ती का, वो एक सच की बिना पर ही ढह गया है, वो नीचे गिर गया है। अब दोस्ती बाकी नहीं रही। वो अब भी मिलते थे मगर तीर और सपर की तरह। तीर और सपर होता है तीर और परिंदा जिसका शिकार किया जाए, दुश्मनों की तरह वो एक दूसरे से मिलते। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता। उसे ये नहीं समझ आ रही थी कि मैं गलत था, मेरे दोस्त ने ईमान की बात कही है, बल्कि वो अपने दोस्त को गद्दार समझ रहा है जिसने उससे गद्दारी की जो हकीकत नहीं थी। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी कि अब मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की है और अब मैं उससे हर सूरत बदला लूंगा, तब तक मुझे चैन, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द आ गया।
मौका कैसे उसे मिल गया है? अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की अच्छी गोइयां माल लाए थे। अच्छी गोइयां माल से मुराद है कि बड़ी अच्छी नस्ल के 2 बैल लेकर आए थे। बैलों की एक अच्छी गोइयां माल लाए थे, यानी जोड़ी लाए थे, 2 बैल लाए थे। पछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार से लोग इन्हें देखने आते रहे। कुर्बो जवार दूर नजदीक से लोग आते देखते अलगू कौन से 2 अच्छे बैल लेकर आए हैं। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। हालांकि ये कुदरती अमल था, बैल की इतनी जिंदगी थी, वो मर गया। लेकिन उसने क्या कहना शुरू कर दिया कि मेरे दोस्त ने चूंकि मेरे साथ गद्दारी की थी, उसको इस गद्दारी की सजा मिल गई है, दगाबाजी की, धोखे की। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेकोबद देखता है। कहता मैंने तो सब्र कर लिया था, अल्लाह ने मेरे हिस्से का बदला ले लिया है। अलगू को अंदेशा हुआ। अलगू को यह खतरा समझ में आया कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है, कि मेरा बैल तो बिल्कुल सेहतमंद था, उसका अचानक मरना जो है वो जुम्मन ने मुझसे दुश्मनी निभाने की खातिर उससे जहर दे दिया है। उसके बरअक्स चुदराइन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है। कराया से मुराद है तवीज धागे करवाए गए हैं, कोई जादू करवाया गया है, जबकि ये दोनों बातें गलत थी। जब कोई नुकसान में हो तो उसे वहां पर अपना ईमान कायम रखना चाहिए, उसे इस तरह की बातों पर गौर नहीं करना चाहिए। चुदराइन और फहमीन में एक दिन जोरों शोर से ठनी। चुदराइन और फहमीन कौन है? उन दोनों की बीवियां हैं, अलगू और जुम्मन की। दोनों खवातीन ने रवानी बयां की नदी बहा दी। रवानी बयां से मुराद है जो एक दूसरे को बुरा भला वो कह सकती थी, उसकी नदी बहा दी, यानी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंतहा दर्जे की उन्होंने लड़ाई आपस में की और जो जो अल्फाज एक दूसरे से बयान कर सकती थी वो उन्होंने बयान किए। तशबीहात और इस्तारों में बातें हुई। तशबीह और इस्तारा ये उर्दू की खास इस्तिलाह है शायरी के हवाले से। इसमें मिसालें दी जाती हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को मुखातब करने के लिए जिस जिस किस्म के तशबीहात और इस्तारे दिए वो बातें ही तशबीह और इस्तारों में करती थी। एक दूसरे को मिसालें दे दे के बयान करती थी, एक दूसरे से लड़ाई करती थी। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी। अब जुम्मन वहां पर आए और उन्होंने ये लड़ाई की जो आग जल रही थी उसको बुझाया। वो कैसे? बीवी को डांटा और रिजमगाह से हटा ले गए। जो जंग उन दोनों में जारी थी वहां से वो अपनी बीवी को ले गए। इस तरह उन्होंने लड़ाई खत्म करवाई। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चुदराइन की शीरीं बयानी की दाद दी। शीरीं बयानी मीठी आवाज, मीठा बयान जो था, असल में वो मीठा बयान तो नहीं था, वो आग से भरा हुआ था, वो लड़ाई का बयान था। तो कहते हैं उसने डंडे के साथ अपनी बीवी की जो उसने शीरीं बयानी की थी, जो गाली गलूच उसने किया था, डंडे के साथ उससे खूब दाद दी, खूब उसकी तारीफ की, उसे खूब डंडे से उसकी धुलाई की। एक बैल किस काम का? उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। ना अब वो एक बैल इसलिए काम का नहीं है क्योंकि वो बैलों के साथ अपने खेतों में बैल को जोत के खेतों में वो हल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो एक बैल वहां हल चला नहीं सकता, इसलिए वो उसके किसी काम का नहीं रहा। नाचार उसे बेचने, नाचार से मुराद है ना चाहते हुए उसे बेच डालने की सलाह हुई। मशवरा हुआ कि जो एक बैल रह गया इसे बेच डालते हैं। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। यक्का गाड़ी एक बैल से चलने वाली गाड़ी। गांव में गुड़ घी भरते, यानी गांव में जो तैयार होने वाली थी ये देसी अशिया थी जिनमें गुड़ घर में तैयार होता था, घी देसी घी घर में तैयार होता था। वो भरते भरते से मुराद क्या है? अपनी यक्का गाड़ी पर सवार करते अपनी गाड़ी पर और मंडी ले जाते बेचने के लिए। मंडी से तेल नमक और अब जो चीजें गांव में तैयार नहीं होती, तेल और नमक तैयार नहीं होता, वो वहां से भर कर ले आते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, उन्हें पसंद आ गया वो बैल। उन्होंने सोचा इसे ले लूं, खरीद लूं इसे। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। 1 महीने के बाद, दाम से मुराद है कीमत, 1 महीने के बाद मैं इसकी कीमत अदा करूंगा। चौधरी भी गर्जमंद थे, जरूरतमंद थे। घाटे की कुछ परवाह न की, घाटा यानी नुकसान की परवाह न की कि कोई बात नहीं, अभी नहीं तो 1 महीने के बाद अदायगी हो जाएगी। समझो ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए से मुराद क्या? खुश हो गया और ज्यादा से ज्यादा उससे काम लेने लगा। दिन में 3-3, जहां पहले एक खेवा करता था, एक चक्कर शहर का लगाता था, अब 3-3 खेवे करते।
ना चारे की फिक्र, उस बेचारे जानवर को चारा ना खिलाते ना पानी पिलाते, बस खेवों से काम था कि जितने ज्यादा चक्कर लगाऊंगा खेवे भरूंगा और सामान यहाँ से मंडी लेके जाऊंगा, मंडी से सामान यहाँ लाकर जितना ज्यादा बेचूंगा उतना मुझे मुनाफा ज्यादा होगा। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया, सूखा सा चारा उसे डाल दिया, और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था, अभी सांस भी ना लेने पाता, उसे फिर जोत दिया सम्राट फिर सवारी के लिए तैयार कर दिया। यानी लालच की इंतहा हो गई और दिन ब दिन वो जो जानवर था, बैल था, वो कमजोर से कमजोर हो गया। 1 महीने के बाद पैसों की अदायगी करनी थी, लेकिन 1 महीने में ही उसने उसे इंतहाई कमजोर तरीन कर दिया, उसे खाने के लिए कुछ ना दिया और सारा दिन उससे काम करवाता रहा। बेटा यहाँ पर हमने ये 2 आज के सफ़ात पढ़े हैं, आप रजिस्टर खोलें और दोनों सफ़ात की तशरीह करें। आपको फिर जिस किसी चीज़ की समझ ना आए मुझसे ज़रूर पूछें। बहुत शुक्रिया।